नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम चंदू जैन है। जय जय मेवाड़, जय जय राजपूताना, जय जय महाराणा प्रताप। चलिए, स्वागत है सभी का। फटाफट से इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। पीरू जी कह रहे हैं सर आप तो टेस्ट ले रहे थे। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक बार टेस्ट लेंगे, लेकिन ये 3 4 5 राजा बचे हुए हैं, एक बार इनको कंप्लीट करवा देते हैं, जिनमें हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप राज सिंह हैं, आमेर के मान सिंह हैं, बीकानेर के राय सिंह हैं, मारवाड़ के चंद्रसेन हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? एक बार ये राजा जो है हमारे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम आपका टेस्ट रख लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? पीरू भाई, काव्य क्लासेस के लाडले हमारे दोस्त, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आप और हम मिलकर के एक शानदार परिचर्चा कर सकें। तो आइए आप और हम मिलकर के बात करते हैं आज ऐसे सूरवीर योद्धा के संदर्भ में जिन्हें हम इतिहास में राणा प्रताप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? राणा प्रताप कहते हैं। मैं तो एक बात जानता हूं, हमारा इतिहास राणा प्रताप के परिचय का मोहताज नहीं है। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हमारा जो इतिहास है, यह इतिहास राणा प्रताप के परिचय का मोहताज नहीं है। यह राणा प्रताप वही सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने अकबर, जो मुगल शासक था, उसको दांतों तले उंगलियां चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। लोहे के चने चबा दिए थे महाराणा प्रताप ने। क्लियर हो गई? चलिए, नमस्कार रीतू, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राणा प्रताप के बारे में एक बात याद रखिएगा, 1572 में गद्दी पर बैठे थे और यह 1597 ईस्वी तक शासक रहे। कब तक शासक रहे? 1597 ईस्वी तक शासक रहे। थोड़ा सा राणा प्रताप के परिचय के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को समझनी चाहिए और आप सभी प्यारे साथियों को जाननी चाहिए, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिनकी वजह से हमारा इतिहास आज बड़ा शौर्यतापूर्ण है। आज तभी तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के गांव गांव क्या है, थर्मोपल्ली है और घर घर में लियोनिडास पैदा हुआ है। तो महाराणा प्रताप एक ऐसे ही वीर योद्धा थे। मेवाड़ के इतिहास में हमने राणा कुंभा, राणा सांगा, मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप और इसके बाद मेवाड़ महाराणा राज सिंह का इतिहास बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। आमेर के इतिहास में हम सवाई जय सिंह की बुद्धिमता, उनकी वैज्ञानिक चातुर्यता को याद करते हैं। तो मारवाड़ के इतिहास में चंद्रसेन को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्रेमी होने के साथ साथ वीरता का जबरदस्त और साहसिक परिचय दिया था। राणा प्रताप भी एक ऐसे ही वीर योद्धा थे। चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, स्वागत है, गुड इवनिंग जी के ललिता जी, एजुकेशन हब, बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मेरी क्लास कभी लाइव नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं है, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाया करेगा। क्या याद है क्या आपको यह बात? एक बार मुझे जरूर बताओ। योगेश भाई गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, राणा प्रताप के जन्म के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। इनका जन्म हुआ था 9 मई सन 1540 को। क्लियर हो गई? और हिंदी में अगर बात करते हैं तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी और विक्रम संवत लगभग 1597 था, वार रविवार था। ठीक है, क्या था भैया? तो अगर मैं बात करता हूं हिंदू पंचांग में तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। राम राम भाई, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए, इनका जन्म जो स्थान है वह क्या है? तो देखो, जन्म स्थान है कुंभलगढ़। क्लियर? कुंभलगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, कुंभलगढ़ में है बादल महल। क्लियर? और इस बादल महल में बनी हुई है जूनी कचहरी। क्या बनी हुई है? तो याद रखिएगा, जूनी कचहरी। यहां पर इनका जन्म होता है। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए, पहले लाइव है योगेश भाई, राम राम मेरे दोस्त, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक, आपके कमेंट आ रहे हैं, आवाज तो कहाँ से आएगी? वीडियो बिल्कुल लाइव है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखते हुए। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, लाइव है मेरे दोस्त। चलो,
तो मेरे प्यारे साथियों, जन्म स्थान कटारगढ़ है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, और यहाँ पर बादल महल में जूनी कचहरी। पहले क्या होता था आपको पता होगा, राणा प्रताप के जन्म को लेकर अगर कोई सवाल पूछा जाता था तो कहा जाता था कि राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। फिर कुंभलगढ़ से कटारगढ़ में आ गए और आज हम बादल महल तक पहुंच गए, और फिर भविष्य में जूनी कचहरी, और मेरे प्यारे साथियों आने वाले समय में तो कुछ और चीजें। क्लियर हो गई? चलो, इनके बचपन का नाम था कीका। कीका शब्द का अर्थ होता है बच्चा, पहाड़ी बच्चा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए, इनके बचपन का नाम क्या था, तो बहुत अच्छे से बातों को समझिएगा। बचपन का नाम, महाराणा प्रताप चूंकि कुंभलगढ़ और की पहाड़ियों में बड़े हुए थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता था कीका। यह पहाड़ी बच्चों को दिया जाने वाला नाम होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था छोटा बच्चा। क्लियर हो गई? चलिए, इनकी पत्नी का नाम था अजवा दे पवार, इनकी माता का नाम था जयवंता बाई, उनके पिताजी थे उदय सिंह। तो कुछ बातें और लिखिए यहाँ पर। इनके पिता मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी, बड़े गजब के सूरवीर योद्धा। ठीक है, चलिए, इनकी माता का नाम लिखिएगा, डेट्स कॉल जयवंता बाई। जयवंता बाई। चलिए, इनकी पत्नी अजवा दे पवार, अजवा दे पवार। इनका एक पुत्र था और उसे हम इतिहास में कहते हैं अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम 1597 में गद्दी पर बैठेगा और 1620 ईस्वी तक मेवाड़ के राजा रहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का, गुड्डी जी, अभिनंदन। तो ये बात याद रखना। और इसे अमर सिंह प्रथम के समय 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होगी। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की उम्र में गोगुंदा की महादेव बावड़ी में किया गया था। तो इनका राज तिलक के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, आइए। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। लेकिन विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? विधिवत, तो भैया विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। और जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, नाम आता है रावत कृष्णदास। मुझे आज भी एक घटना का जानकारी है, मैं आप लोगों के साथ वह घटना साझा करना चाहूंगा। जब मैंने पहली बार इतिहास पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसे ही एक क्लास ले रहा था, 2016 की चर्चा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। उस 2016 में एक विद्यार्थी एक सवाल पूछता है, और पूछता है, सर मेवाड़ महाराणा राणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो उनकी कमर पर तलवार बांधने वाला व्यक्ति कौन था? मैंने कहा भाई ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं क्या, है ना, क्योंकि उस समय तक इतने ज्यादा कोई क्वालिटी के सवाल नहीं पूछे जाते थे। मैंने कहा भाई एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब से ये प्रश्न मुझे याद है, आज दिन तक मुझे याद है। रावत कृष्णदास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, इनकी कमर के ऊपर जो है वह तलवार बांधी थी। चलिए, राजधानियों की चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? याद रखिएगा जी, गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा के बाद कुछ समय के लिए आवरगढ़ को राजधानी बनाया, यह अस्थायी राजधानी थी। और इसके बाद इन्होंने राजधानी बनाई चावंड को। किसको राजधानी बनाई? चावंड को यह राजधानी बनाते। चलिए, इसके बाद इनके निधन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इनका देहांत जो है वह कब हुआ। तो देहांत हो गया 19 जनवरी सन 1597 को। क्या ये बात क्लियर हो गई? 19 जनवरी 1597 को चावंड में इनका देहांत हो गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो यहां तक। चावंड में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। सर आप, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं जीके ललिता जी, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, और हमारा जयपुर में स्टूडियो है काव्य क्लासेस कोटा के द्वारा स्थापित। तो मैं काव्य क्लासेस कोटा के जयपुर स्टूडियो से लाइव लेता हूं। मेरा नाम चंदू जैन है।
और काव्य क्लासेज में आपको जो कोटा में ऑफलाइन संस्थान में राजस्थान इतिहास की अगर एक किताब मिली होगी तो राजस्थान इतिहास की किताब का लेखक मैं ही हूं, मेरा ही नाम चंदू जैन है। क्या ये बात क्लियर हो गई ललिता? और मैं केवल और केवल ऑनलाइन क्लास लेता हूं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेकर के चलता हूं। तो देखिएगा, एक तरफ हमारे मेवाड़ में राजा है राणा प्रताप। कौन है भैया? राणा प्रताप। और दूसरी तरफ मुगल सल्तनतिया का राजा है अकबर। अगर मैं भारत की थोड़ा सा वस्तु स्थिति की चर्चा करता हूं तो बहुत अच्छे से बातों को समझिएगा। इस समय हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ कुछ ऐसी है कि अधिकांश भारत का भूभाग जो है वह मुगलिया सल्तनत का अंग बन चुका है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? अधिकांश भारत जो है वह किसका अंग बन चुका है भाई साहब? तो भैया याद रखना जी, मुगलिया सल्तनत का अंग जो है वह बन चुका है। आपको मैं बताता हूं, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। मैं आपके समक्ष यह बताना चाहता हूं कि भाई किस तरह से भारत पर जो है वो मुगलिया सल्तनत का शासन स्थापित हो गया था। शासन किसका था भाई साहब? याद रखना, अकबर का था। और अकबर जो है इस समय भारत के यहाँ पर जो लोकल राजा थे, स्थानीय राजा था, इनका माई बाप बन चुका था। क्योंकि अकबर, अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था जी। किया था नहीं किया? और उस नागौर दरबार में कई सारे राजाओं ने जाकर के अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। कहा था जी तुम ही माई बाप हो भाई साहब, है ना, रोटी पानी देने वाले तुम ही हो। अरे तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम अपनी स्वतंत्रता को बेच करके जो है अपना आत्म बलिदान देना चाह रहे हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? सर उस समय नागौर दरबार में के समय भारत में दो राजा विद्यमान थे। पहले राजा का नाम मेवाड़ का उदय सिंह है और दूसरा मारवाड़ का चंद्रसेन था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दो। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास कहता है कि उदय सिंह जी ने अधीनता स्वीकार नहीं करी, भले ही जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया। और राव चंद्रसेन जो मारवाड़ के राजा थे, उन्हें तो मेवाड़ का प्रताप, सॉरी मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्लियर हो गई? उन्होंने भी राणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। सर अकबर का, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इतिहास को समझिएगा। ये जितना हरा हरा आपको नजर आ रहा है ना, यह पूरा का पूरा मुगल सल्तनत का अंग है, सिवाय इसके ये है मेवाड़। अकबर का दिमाग खराब। अकबर सोचे कि यार पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत का परचम बुलंद हो गया है, केवल और केवल एक रियासत ऐसी है जो कि मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रही है, और वो है मेवाड़। इस समय मेवाड़ के राणा थे राणा प्रताप। अब अकबर केवल और केवल दिन रात यही सपने देखा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अकबर के दिमाग में चल रहे थे। रात को सोता तब भी सपने देखता, उठता तब भी देखता, मंजन करता तब भी देखता, खाना खाता तब भी सपने। मेवाड़ में मुगलिया सल्तनत का झंडा, हे खामोश, सोचना भी नहीं है अकबर। अगर जो मेवाड़ की तरफ आंख उठा करके देखी, कसम से आंखें निकाल करके गोटियां खेलेंगे भाई साहब। तो भाई साहब अकबर को डर लगा। तो अकबर ने क्या किया, 4 शिष्टमंडल राणा प्रताप के पास भेजे कि भैया अब जो है हम क्या करेंगे, राणा प्रताप से मित्रता स्थापित करने की बात करते हैं। पहले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जलाल खान ने। किसने किया? जलाल खान ने। दूसरा शिष्टमंडल आया मान सिंह के नेतृत्व में। तीसरा शिष्टमंडल आता है भगवान दास के नेतृत्व में, जो मान सिंह के पिताजी थे। और चौथा शिष्टमंडल आता है टोडरमल के नेतृत्व। किसके नेतृत्व में आता है जी? टोडरमल के नेतृत्व में तीसरा शिष्टमंडल आता है। लेकिन ये सारे शिष्टमंडल आए, कोई मतलब नहीं निकला, और ये सारे शिष्टमंडल क्या रहे? असफल रहे। सारे शिष्टमंडल क्या हो गए भाई साहब? याद रखना, असफल हो गए। और जब राजनीति कहती है, सर मैं नहीं कह रहा, मैकियावली की किताब द प्रिंस कहती है, चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र कहती है, और भी कई सारे राजनीतिक विचारक कहते हैं कि जब कूटनीति या दूतनीति साथ नहीं दे तब युद्ध नीति का सहारा लेना चाहिए। अकबर के द्वारा जब यह दूत नीति असफल हो गई, तब अकबर अब क्या करता है जी? युद्ध नीति का पालन करना शुरू कर देता है। अकबर ने कहा जी अब तो युद्ध भूमि में ही मुलाकात करूंगा मैं। इधर हमारे राणा प्रताप
मेवाड़ की वीरता के परिचायक, राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर तैयार थे जी, आ जाओ मिल लेते हैं, युद्ध भूमि में होगा जो देखा जाएगा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या। तो मेरे दोस्त, युद्ध लड़ा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो आओ शुरू करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, कुछ किताबों के अनुसार यह हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ, कुछ के अनुसार 21 जून को हुआ, और सन था 1576। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसकी तारीख 21 जून मानी है, और वैसे 18 जून है, चाहे राजसिंह प्रशस्ति हो या मेरे दोस्त जगदीश मंदिर प्रशस्ति हो, सब में इसकी तारीख हमें यही देखने को मिलती है। हल्दी घाटी वैसे वर्तमान में राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है हल्दी घाटी? याद रखना जी, राजसमंद जिले में यह पड़ती है। अब देखो साहब, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, बहुत अच्छे से समझना। एक तरफ थे हमारे राणा प्रताप, ठीक है, और दूसरी तरफ थी मुगल सल्तनत या मुगल सेना, क्योंकि अकबर तो स्वयं आया नहीं था, डरपोक कहीं का, तो भाई साहब मुगल ही आ गए। ठीक है, अब देखिए साहब, इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। राणा प्रताप का जो सेनापति था, उसका जो राणा प्रताप के सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खां सूर। हकीम खां सूर का मकबरा हमारे खमनोर उदयपुर में बना हुआ है, ये बात याद रखना। तो इनके सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां सूर। हकीम खान सूर। हकीम खां सूर का मकबरा कहां पर बना हुआ है जी? तो मकबरा बना हुआ है खमनोर में, खमनोर में। और दूसरी तरफ मुगलिया सल्तनत की तरफ से लड़ने आया मानसिंह, अकेला नहीं आया, है ना। यह अपने साथ ले आया आसफ खान को कि भाई तुम भी चलो, हमें डर लगता है। आसफ खान ने कहा जी चलो जी चलो, बेटे बेटे क्या करें, कुछ काम तो करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां पर रणनीति बनाई गई कुंभलगढ़ में, ठीक है। कुंभलगढ़ के किले में सारी रणनीति तैयार की गई कि किस तरह मुगल सल्तनत के ऊपर, मुगल शासकों के ऊपर, मुगल सेनापतियों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। क्लियर हो गई? यहां पर रणनीति बनाई गई मांडलगढ़ में। कहां पर बनाई भाई साहब? मांडलगढ़। कुछ किताबों में पता चलता है अजमेर में बनाई गई थी, लेकिन बेसिकली अजमेर में तो जो है अकबर था इस समय। क्लियर हो गई? अब देखो, युद्ध चल रहा था, बड़ा गजब का युद्ध हुआ मेरे दोस्त। दोनों पक्षों के बीच में इस तरह से युद्ध हुआ कि हमारे राणा प्रताप की जो सेना थी, वह सेना मेरे प्यारे साथियों बड़ी भारी पड़ी और मुगल सेना के आगे पसीने। क्या ये बात क्लियर हो गई? मुगल सेना मतलब ये मान के चले पानी मांग गई। तभी अचानक से एक घटनाक्रम घटित हुआ। घटनाक्रम ये घटित हुआ कि राणा प्रताप का एक घोड़ा था, नाम था चेतक, ठीक है। चेतक घोड़े ने अपनी जो थी मेरे दोस्त, उनके पैरों पे उस समय घोड़े के पैर पे तलवारें बंधी हुई होती थी, ताकि वह सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर सके और अपनी रक्षा कर सके। तो राणा प्रताप ने अपना जो घोड़ा था चेतक, उस चेतक को मानसिंह हाथी का जो हाथी था मर्दाना, उसकी सूंड पर रखा और मानसिंह के ऊपर भाला फेंका। मानसिंह ओधे में दुबक गया और मानसिंह बच गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि चेतक सूंड में फंसे हुए खंजर में उसका पैर कट जाता है और वह घायल हो जाता है। उसका जो शासक था महाराणा प्रताप, चेतक को महसूस हो गया कि उसके मालिक साहब जो है वह फंस गए हैं, लेकिन चेतक ने ऐसी छलांग लगाई मेरे दोस्त, वहां से ऐसी अपने आप में दौड़ लगाई कि राणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल लेता है। एक नाले को पार कर रहा था चेतक, तभी वहीं पर देहांत हो गया और इनकी समाधि बनी हुई है बलीचा में। क्या ये बात क्लियर हो गई? राणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा, राणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा, जिसे हम इतिहास में झाला मन्ना कहते हैं, इन्होंने छत्र को धारण किया था। इन्होंने किसको धारण किया? छत्र को धारण किया। पूरी युद्ध भूमि में राणा प्रताप का हाथी था, हाथी था किसका भाई साहब? प्रताप का। नाम था पीर राम प्रसाद। उस राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना गिरफ्तार कर लेती है। राम प्रसाद हाथी को गिरफ्तार करके अकबर के पास फतेहपुर सीकरी लेकर जाया गया। अकबर ने कहा जी भाई साहब, ये तो भगवान अल्लाह की रहमत है, ये तो ईश्वर की वजह से हमें मिला है। इसीलिए अकबर ने इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदल करके क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? मान सिंह का जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था,
मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? याद रखना भाई साहब, मर्दाना था। कई सारे हाथियों ने इस युद्ध में भाग लिया था, इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ये हाथियों का युद्ध कहा जाता है। जैसे और हाथियों की बात करता हूं तो यहाँ पर एक हाथी अगर मैं दिखाना चाहूं तो नाम याद रखना जी, जैसे मानसिंह, मर्दाना हो गया इसका हाथी। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं तो एक नाम आता है लूणा। ठीक है, ये लूणा हाथी यहाँ पर था। इसके अलावा हवाई था, हवाई के बाद रणमदार था, हवाई था, रण मदार नाम के हाथी ने भाग लिया। क्लियर हो गई? खांडे राव, खांडे राव, गजराज। इसके अलावा बात करता हूं तो याद रखिएगा जी गजमुक्त, गजमुक्त। ये हाथी थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है जी? कहा जाता है कि भाई साहब ये तो हाथियों का युद्ध था। अब एक मुगल सैनिक था, उस मुगल सैनिक के बारे में नाम याद रखिएगा। सर मुगल सैनिक क्या नाम था? याद रखिएगा, मीहत्तर खान। तो एक मुगल सैनिक था जी, बहुत अच्छे से नाम याद रखना, डेट्स कॉल्ड मीहत्तर खान। इस मीहत्तर खान ने अकबर के आने की अफवाह फैला दी कि भाई साहब युद्ध मैदान में कौन आ गया है? अकबर आ गया है, अतः आप सभी लोग एक बार दोबारा से तैयार हो जाइए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था बड़ा गजब का था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं और बात बताता हूं तो समझिएगा। राणा प्रताप जो थे, राणा प्रताप की सेना में मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल याद रखिएगा 3000 भीलों ने भाग लिया था। ठीक है, इसी इन भीलों का नेतृत्व पूंजा भील के द्वारा किया गया था। किसने नेतृत्व किया था जी? पूंजा भील ने 3000 भीलों का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हल्दी घाटी युद्ध के कुछ और नाम पढ़िए। जैसे एक नाम आता है अबुल फजल। क्या नाम आता है जी? अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? तो भैया इसको नाम दिया गया है खमनोर का युद्ध, द बैटल ऑफ खमनोर। क्लियर हो गई? वहीं अगर मैं इतिहासकार बदायूनी की चर्चा करता हूं तो ये बदायूनी ने किताब लिखी है मुक्तबुत तवारीख, और उस किताब में इसे कहा गया है गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा गया है? गोगुंदा का युद्ध। यहां पर याद रखिएगा जी जेम्स टोड, जेम्स टोड ने इसे थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, और जेम्स टोड ने ही इसके लिए सबसे पहले हल्दी घाटी शब्द का भी प्रयोग किया है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, हल्दी घाटी शब्द का प्रयोग इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में यहाँ की मिट्टी जो है वह हल्दी के समान थी, इसीलिए क्या कहा गया कि साहब ये तो हल्दी घाटी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर एक मामला आता है कि साहब इसमें सैनिकों की जो संख्या थी वह कितनी थी? ठीक है ना, एक बार ये प्रश्न आपके पूछा गया है, सैनिकों की जो संख्या थी आखिरकार यह संख्या थी कितनी? यह प्रश्न हमसे कई बार पूछा जाता। तो हमेशा याद रखना जी, राणा प्रताप की तुलना में मुगल सैनिकों की संख्या 4 गुना थी। राणा प्रताप की सेना में जैसे 20,000 सैनिक थे तो मुगल सेना में 80,000 थे, यह वीर विनोद कह रहा है। मुणोत नेणसी कहते हैं कि राणा प्रताप की सेना में 10,000 सैनिक थे तो मुगल सेना में 40,000 सैनिक थे। तो सब इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वीर विनोद नाम की किताब के अनुसार। वीर विनोद किताब के अनुसार भाई देखो 20,000 जो है ना, ये तो प्रताप के पास थे, ये तो प्रताप की सेना में थे, और 80,000 जो है, कितने? 80,000 ये मुगल सेना में थे। क्लियर हो गई? चलो साहब, वीर विनोद के बाद मुणोत नेणसी का जिक्र आता है। मारवाड़ राव परगनारी विगत और मुणोत नेणसी ख्यात इन्होंने लिखी है। कहा राणा प्रताप के पास 10,000 थे और 40,000 जो है वह मुगलों के पास थे। ठीक है, ये तो सब इतिहासकारों ने अपनी अपनी बात कर दी, लेकिन वास्तविकता में बदायूनी जो इस युद्ध में उपस्थित था, और बदायूनी जो है, हाँ, बदायूनी जिसने किताब लिखी है मुक्तबुत तवारीख और वह इस युद्ध में उपस्थित था, वह लिखता है कि राणा प्रताप की सेना में 3,000 और मुगल सेना में 5,000 सैनिक थे। तो एक नाम याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड बदायूनी।
ठीक है भाई साहब। बदायूनी क्या कहता है कि 3000 सैनिक राणा प्रताप के पास थे, जबकि 5000 जो सैनिक थे वह मुगल सेना के पास थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से यह युद्ध होता है हमारे यहाँ सामने। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पिछले कुछ दिनों से इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं पिछली कुछ परीक्षाओं में। अगर हम गौर करते हैं तो कि साहब जैसे मुगल सेना थी तो उसमें किस किसने भाग लिया, राणा प्रताप की सेना थी तो उसमें किस किसने भाग लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, स्वागत है आप सभी का। हाँ, मारवाड़ रा परगना रिविगत बिल्कुल ठीक कर रहे हो आदरणीय। क्या नाम है आपका? रतन बाबू। स्वागत है डी के हिना, बहुत अभिनंदन। कानड़देव यहाँ कहाँ से आएगा? कानड़देव जो है वो जालोर का सोनगरा चौहान शासक है, और उनका मुकाबला जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था, तो उनका संबंध यहाँ से नहीं है, ये खांडे राव है। क्लियर हो गई? चलिए, थोड़ा सा सेना का बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। कैसे समझना है सर? देखिएगा, एक सैनिक टुकड़ी जो होती है वह कैसी होती है, ये मैं आप लोगों को बताने की चेष्टा करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मुगलों के बारे में जान लो, फिर हम राणा प्रताप के बारे में आप लोगों को बताएंगे। क्लियर? ऐसी ही होती है ना सैनिक टुकड़ी? क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सर, ये हम बना रहे हैं यहां पर मुगल सेना कि युद्ध में मुगल सेना कैसी थी। सबसे पहले जो अग्रिम भाग था, उस अग्रिम भाग में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो हरावल सेना का नेता था, उसका नाम था सैयद हाशिम। यहां पे एक युवक था, सैयद हाशिम, और सैयद हाशिम हरावल का नेता था, हरावल दस्ते का नेता। हरावल दस्ता जो है ये सेना का अग्रिम भाग होता है, अग्रिम भाग। ठीक है, लिख लो। नहीं, रौनक और हिना, बिल्कुल आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आपका स्वागत है। मैं बेसिकली जो है वह कंप्लीट ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और मैं जयपुर स्टूडियो से लाइव लेता हूँ। मैं जयपुर रहता हूँ और यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। जैसे मेरे फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का बैच जो है वह भी चल रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, ऑफलाइन में हमारे गजब के शिक्षक आपके समक्ष हैं, तो वो सारे शिक्षक आप सभी प्यारे साथियों के साथ इतिहास विषय की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूं तो ठीक रहेगा। रौनक और हिना, क्या आपकी बात क्लियर हो गई? हाँ, मनोज सर पढ़ाते हैं, बड़े गजब के व्यक्ति हैं, बहुत गजब का इतिहास चुटकियों में याद करवा देते हैं, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह मुगल सेना की मुगल सेना थी यहाँ पर। कहाँ पर थी भाई साहब? हल्दी घाटी के युद्ध में। मुगल सेना का जो सबसे पहले जो लीडर खड़ा हुआ था उसका नाम था सैयद हासिम। सैयद हाशिम, हरावल भाग का नेता। हरावल जो है यह आगे अग्रिम भाग होता है। सेना में दो भाग होते हैं, एक तो हरावल भाग होता है और एक चंदावल होता है। हरावल भाग जो है वो पीछे वाला होता है और चंदावल जो है वो बाद वाला होता है। चलिए, नहीं रितु, जितने भी शिक्षक हैं ना वो सारे शिक्षक हमसे बेहतर ही हैं, ये आपका प्रेम है विशेष तौर पे। चलिए, तो सैयद हाशिम यह हरावल भाग का नेता था और यह अग्रिम भाग में था। इसके बाद तीन लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहला नाम आता है मोहम्मद बादख्शी रफी, दूसरा जगन्नाथ, और फिर आता है आसफ खान। क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है रौनक, स्वागत है आपका।
लिखिएगा 3 व्यक्ति, पहला व्यक्ति कोने में खड़ा हुआ था, दूसरा व्यक्ति बीच में था और एक व्यक्ति इधर कोने में खड़ा हुआ था। नाम उलट सुलट हो सकते हैं, वहां पर परेशान नहीं होना है। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? बताओ। ये तो केवल मैंने ये डायग्राम जो है ना, ये मैंने आपको एक अनुमान के आधार पर है, यह अनुमानित है। ये मैं पहले ही बता दूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मान सिंह का सहयोग यहाँ पर किस किसने किया था। क्लियर हो गई? चलिए लिखिएगा, मोहम्मद बादस्की खान। क्लियर हो गई? हाँ, हरावल पहली पंक्ति है ना, हाँ लिखा हुआ है हरावल अग्रिम भाग, सबसे आगे का भाग। ठीक है, यहां पर जगन्नाथ और यहां पर आपका आसफ खान। मैं एक बात आपको बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि भैया यह केवल और केवल अनुमान के आधार पर बता रहा हूं कि राणा मान सिंह की सेना में, माफी चाहूंगा, मान सिंह की सेना में जो है वह कौन कौन थे। क्लियर हो गई? चलिए, मध्य में यहां पर खड़ा हुआ था जी कमांडर, जिसका नाम था मान सिंह। और यह कौन था? यह मुख्य सेनापति था। इधर कोने में दुबक्के बैठा हुआ था बदायूनी। क्लियर हो गई क्या बात? कोने में कौन दुबक्के बैठा हुआ था? बदायूनी बैठा हुआ था। ये सेना का पीछे वाला भाग होता है जिसे हम चंदावल कहते हैं। लिख लो यहां तक। ठीक है सर, चंदावल भाग का नेता बना हुआ था मेरे दोस्त, इस जगह पर विराजमान था वो मान सिंह के जस्ट पीछे। नाम था माधो सिंह कछावा। ठीक है, या कछवाहा कह सकते हैं। चंदावल भाग का नेता माधो सिंह, ये चंदावल, ठीक है, भाग का नेता था। और यहां पर खड़ा हुआ था मिहत्तर खान। कौन था भाई साहब? मिहत्तर खान। लिख लो। ये समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तुगलक पद्धति, तुगलक नहीं होती है वह डीके, वो होती है तुलुगमा पद्धति। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह मुगल सेना हो गई। मिहत्तर खान, माधो सिंह, मान सिंह, बदायूनी, मोहम्मद बदस्की खान, जगन्नाथ, आसफ खान। लिख लो आप यहां तक। ठीक है, एक दो नाम अगर और पढ़ना चाहो। महाराणा प्रताप और नहीं भाई, भाई नहीं थे ये कोटा RJ20, ये अलग अलग थे। इनका भाई से और कोई रिलेशन नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों समकालीन थे। बेसिकली बीकानेर में एक राजा हुआ, राय कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह और एक था पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो 1570 का जब नागौर दरबार होता है ना, 3 नवंबर 1570, कोटा RJ20, तो उस नागौर दरबार में मेरे प्यारे साथियों बीकानेर का शासक कल्याणमल अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ आता है और मुगल अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इसी 1570 के नागौर दरबार में कुछ और शासक आए थे जिन्होंने अधीनता को स्वीकार करी थी, जैसे जैसलमेर का राजा आया। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं तो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह आए जो चंद्रसेन के भाई थे। ठीक है, इन्होंने आकर के अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार करी तो मेरे प्यारे साथी उसका जो पुत्र था पृथ्वीराज, वह बहुत बड़ा साहित्यकार था, वह अकबर के दरबार में रहा और बड़े बड़े साहित्य की रचना करी। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज राठौड़ किसका दरबारी कवि था, तो अकबर का था यह। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए, तो यहां पर ये कुछ नाम आपके सामने हैं। ठीक है, गाजी खान, इसके अलावा हम देखते हैं सैयद अहमद खान, देखते हैं अन्य जो वो यहाँ पर थे। जैसे एक नाम याद रखिएगा जी, गाजी खान।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम लिख लो, सैयद अहमद खान। ये सब मान सिंह के सहयोगी थे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई हो तो मुझे बताओ। गोगारा नहीं, गागरोन होता है वह, मेरे दोस्त रतन बाबू। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं राणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना इस तरह से जमाई गई थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये मैं स्पष्ट कर दूं, यह अनुमानित है, ठीक है ना। कोटा वाले विद्यार्थी, क्या नाम है भैया? RJ 20 कहाँ गए? कमेंट डिलीट कर दिए शायद उन्होंने। सिजू का नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए, ये सुजुका वो तो नहीं है ना, डोरेमोन वाली? हाँ। चलिए साहब, हरावल दस्ता जो है वह अग्रिम भाग होता है, चंदावल भाग सेना का पीछे वाला हिस्सा होता है। चलिए साहब, ये तो हो गए मुगल सेना। आइए मैं प्रताप की सेना के बारे में बात कर लेता हूँ। प्रताप की सेना अनुमानित। यह अनुमानित यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप जो है वो किसी प्रकार का कोई वाद विवाद यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो कि नहीं नहीं संधू सर ने लिखाया था ये वो फलाना ढीमका। केवल और केवल अनुमान के आधार पर लिखा रहा हूं जी कि हाँ ऐसा यहाँ पर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, क्योंकि चीजें क्लियर करना अपने आप में बहुत जरूरी होता है सर। लो साहब, ठीक है, ये अकबर की सेना है। चलो साहब पढ़िएगा। सॉरी, प्रताप की सेना है। प्रताप की सेना में हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूर। यहां पर एक व्यक्ति खड़े हुए थे, हकीम खां सूर, हरावल के नेता। ये कौन थे? ये हरावल के नेता थे। क्लियर हो गई? हेलो जी, स्वागत स्वागत नमस्कार। इसके बाद तीन लोग एक साथ खड़े हुए थे, कृष्णदास सलुम्बर के, राम शाह तंवर ग्वालियर के थे और झाला बीदा थे। तो लिखिएगा नंबर 1, पहला कृष्णदास कहाँ के थे? सलुम्बर के। ठीक है, यहां पर नाम लिखिएगा रामदास या राम शाह तंवर। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। और यहां पर लिखिएगा झाला बीदा। झालाजा जो है वह आपको पता होगा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी उन्होंने। ठीक है। झाला राम शाह तंवर के तीन पुत्र थे, शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। साथ में ही खड़े हुए थे, तीन पुत्र थे। ठीक है ना, नाम याद रहेगा, शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, ये सादड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, ये वह सलूम्बर के थे, रावत कृष्णदास, जिन्होंने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। ठीक है, इनके पीछे खड़े हुए थे भीम सिंह जी, सरदारगढ़ के थे। उधर रावत सांगा थे जो देवगढ़ के थे। यहाँ पर लिखिएगा भीम सिंह जी, भीम सिंह। ठीक है, और झाला बीदा के पीछे खड़े हुए थे रावत सांगा, रावत सांगा, लिख लो भाई। ठीक है, चलिए, बीच में कमांडर के फॉर्मेट में खड़े हुए थे राणा प्रताप, यहां पर।
ठीक है, यहीं पर खड़े हुए थे झाला मन्ना, जिन्हें हम मान सिंह कहते हैं। मान सिंह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, झाला मान सिंह। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? इसके बाद चंदावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे पूंजा भील। तो अगली बात लिखेंगे, ये यहां तक हिस्सा हो गया। अब यहां पर खड़े हुए हैं पूंजा भील, चंदावल के नेता। ठीक है, पूंजा भील। चीजें कैसी लग रही है सच सच बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह क्लासेस समझने में आ रही है। इनके साथ गोपीनाथ जी खड़े हुए थे, जैसाचारण थे, जयमल मेहता थे, जगन्नाथ थे, भामाशाह थे, ताराचंद थे। इनके साथ गोपीनाथ, ठीक है, जैसाचारण, जय सिंह चारण भी इनके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जयमल मेहता, ठीक है, लिख लीजिएगा साथ में ही। चले, जयमल मेहता यहां पर लिखिएगा, जगन्नाथ, ताराचंद, भामाशाह। मेरे प्यारे साथी कोटा RJ20, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी इतिहास विषय पढ़ाते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं, मैं कभी भी अपने विद्यार्थियों को मनोरंजन के लिए कोई ऐसी कहानी या ऐसी घटना नहीं सुनाता हूं जिसका कोई तारतम्यता नहीं हो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बात? कभी नहीं सुनाता मेरे दोस्त। न कोई गीत संगीत में सुनाता हूं कि मैं अपने विद्यार्थियों का मनोरंजन कर सकूं। पहली बात, मैं आपका यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं, यह मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने का है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा ही सही, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। क्लियर हो गई? तो मुझे, जैसा कि आप कमेंट कर रहे हो, मैं सार्वजनिक तौर पर उस कमेंट को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हूं, यह आपको पता होगा। ठीक है ना? तो मैं ये कमेंट पढ़ भी नहीं सकता और कहानी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। और इतिहास क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। इतिहास मूल रूप से वो होता है जिसका कोई प्रमाण होता है, एविडेंस होता है, तथ्य होता है, सार होता है, कोई स्रोत होता है। मनगढ़ंत बातों को इतिहास नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गई क्या बात? तो मैं बातें बना नहीं सकता हूं, मैं इतिहास समझा सकता हूं, ये बात याद रखिएगा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मूल रूप से जो बातें समझ में आनी चाहिए वो ये कि मान सिंह की सेना में मेहतर खान था, माधो सिंह, गाजी खान, बदायूनी था, मोहम्मद बादस्की खान था, जगन्नाथ था, असफ खान था, सैयद हासिम था। राणा प्रताप की सेना में कई महत्वपूर्ण लोग थे, हकीम खां सूर, कृष्णदास, भीम सिंह, झाला मान सिंह, सर राणा राम शाह तंवर थे, उनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह, झाला बीदा, रावत सांगा, पूंजा भील, गोपीनाथ, जैसाचारण, जयमल मेहता, जगन्नाथ, ताराचंद और भामाशाह। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो। तो मुझसे आप इस तरह की उम्मीद मत किया करो कि मैं आपको कोई कथा कहानियां सुनाऊंगा या कोई ऐसा विवादित बात बोल दूंगा। नहीं मेरे दोस्त, मेरा टारगेट होता ही नहीं है, मैं ऐसी उम्मीद भी नहीं करता, अपने आप से भी नहीं करता, और न मुझे ऐसा कुछ आता है ना? ऐसी बातें आज दिन तक कितने लोगों ने यूट्यूब पे बताई, एक बार मुझे कमेंट करो ना आप लोग कि हाँ सर, उन मास्टर साहब ने यूट्यूब पे बताया है। सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलना। कितने लोगों ने यूट्यूब को में ऐसा कुछ बताया है? नहीं बताया ना? तो फिर लेकिन मैं बता रहा हूं। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इस घटना को समझिएगा। ये तो हल्दी घाटी हो गई। अब हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ हमारा जून 1576 में। ठीक है, अकबर के जो सेनापति थे, अकबर की सेना थी भाई साहब, बुरी तरह पराजित हो गई। और उसके बाद नवंबर 1576 में अकबर जो है भाई साहब स्वयं आता है बोरी बिस्तर लेकर के,
और यह उदयपुर पर आक्रमण कर देता है, उदयपुर पर हमला किया, उदयपुर को जीता, नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। क्लियर हो गई? लिख लो, नाम बदलकर क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद कर दिया। दूसरा, 1578 से लेकर 1580 3 बार शाहबाज खान आया, लेकिन ये कबूतर कबूतर भी नहीं पकड़ सका, यानी कि कुछ इसके बस में नहीं आया, है ना। राणा प्रताप तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन इसने क्या किया? कुंभलगढ़ जीत लिया, कुंभलगढ़ जीता। लेकिन यह भी शाहबाज खान भी राणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। पहला 1578 से 1580 के बीच में यह आया था। फर्स्ट ग्रेड की फीस, सीताराम जी, फर्स्ट ग्रेड की जो फीस है, अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 94, लिख लो मेरे दोस्त, 601-222225 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। 94-601-22-225 हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे संपर्क कर लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर आप इतिहास विषय का कोई कोर्स लेना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मेरा फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड पीजीटी स्कूल व्याख्याता बनना, तो ये इतिहास विषय का कोर्स आपके लिए है। स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित है, लाइव क्लास होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रिंटेबल नोट्स है, कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, यूजफुल फॉर ऑल पीजीटी एग्जाम है, ठीक है ना। तो यह कोर्स अगर आप आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यह कोर्स खरीद सकते हैं। क्लियर हो गई? तो नो डाउट यह कोर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट पाठ्यक्रम के आधार पर यह कोर्स चल रहा है। तो आप इसको लीजिए, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह डाउनलोड करिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमने लिंक जो है वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। बाकी किसी प्रकार की कोई सहायता के लिए 8802060952 पर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गई? चलो अपने मुद्दे पर आते हैं। शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन असफल रहा। पहला आक्रमण 15 अक्टूबर 1578 को किया, दूसरा आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को किया और तीसरा आक्रमण 15 नवंबर सन 1579 को किया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सीताराम जी, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। यहां तक कोई समस्या? इसके बाद 1580 में तीसरी महत्वपूर्ण घटना, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। किसको भेजा भाई साहब? अकबर ने, हिंदी के बहुत बड़े सम्राट अब्दुल रहीम खान खाना। लेकिन यह खान खाना भी क्या रहा? असफल रहा, ठीक है। इसके बाद 1582 ईस्वी में चावंड का युद्ध हुआ, चावंड का युद्ध, चावंड के युद्ध में प्रताप जीत गए, ठीक है, और हमारे जो राणा प्रताप जीत गए, ठीक है ना। और मुगल सैनिक जो सुल्तान खान था, अकबर का काका था, वह हार गया था। ये बात याद रखना। चावंड के युद्ध में अकबर का काका था सुल्तान खान, भाई साहब बुरी तरह मारा, इसको पकड़ पकड़ करके धोया। प्रताप और इनके साथ में आए थे अमर सिंह। इसी चावंड के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, सर इसे मेवाड़ का मैराथन क्यों कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे मेवाड़ का मैराथन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी युद्ध से मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो कि लंबे समय तक चला था, इसीलिए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए, इसके बाद अगर थोड़ा सा इतिहास में जानना चाहते हो तो 5वीं घटना पढ़िएगा 1584 की।
अकबर ने अंतिम सेनापति के रूप में जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, लेकिन यह भाई साहब जगन्नाथ कछवाहा कोई बड़ा काम कर नहीं पाया। और इसके बाद अकबर ने कभी महाराणा प्रताप की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि अब अकबर को ऐसा लग गया था कि मैं महाराणा प्रताप को नहीं जीत सकता, मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब। जब हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या करते हैं जी, हार मान जाते हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा। लगातार मान सिंह पहले तो सबसे पहले 4 शिष्टमंडल भेजे। किस किस को भेजा? जलाल खान को, मान सिंह को, भगवान दास को, टोडरमल को, असफल रहा। मान सिंह आसफ खान को हल्दी घाटी के युद्ध में भेजा, कोई सफलता नहीं मिली। खुद आ गया मेरे दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लियर। शाहबाज खान को 3 बार भेजा, खान खाना को भेजा, सुल्तान खान आ गया, जगन्नाथ आ गया, पर लगातार असफलताएं हाथ लग रही थी। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि राणा प्रताप अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखना। तो एक थॉमस रो हुए हैं, ब्रिटेन के बहुत बड़े यात्री थे जो भारत आए थे। इन्होंने कहा कि 1586 से लेकर के 1596 96 तक अकबर ने जो है प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया, और इसे इतिहास में अघोषित संधि कहा जा सकता है या अकबर की विवशता कहा जा सकता है। इसीलिए थॉमस रो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल्कि, क्योंकि ऐसा माना जाता है इतिहास में कि अकबर जो है वो झुक चुका था, कंप्लीट रूप से प्रत्यार्पण कर चुका था कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है महाराणा प्रताप को पकड़ना। ऐसे महान महाराणा प्रताप को मैं चंदू जैन कोटि कोटि वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। भाई साहब, एक ऐसा शेर योद्धा महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर के भी पसीने अना दिए थे। तो ऐसा कोटि कोटि वंदन। तो ये थे हमारे वीर महाराणा प्रताप। इनके बारे में तो जितनी बात करूं उतनी ही कम है। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आकर के हमारा कोर्स आप ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं हम आपसे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मजा आया हो तो, तथ्यात्मक जानकारी अच्छी लगी हो, ये सब डायग्राम वगैरह अच्छे लगे हों या आपके लिए की गई मेहनत है तो इसको भी नमन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद।